चलिए आज हम लोग जेटेट के सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि हमारा प्रश्न 61 यानी 61 से शुरू होगा और एग्जाम में भी आपके प्रश्न 61 से ही शुरू होंगे। तो आज हम लोग 61 से 120 तक प्रश्नों का हल करेंगे और हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में भी 61 से ही प्रश्न क्यों आएगा, क्योंकि पहले शुरुआत में सबसे पहले सीडीपी का ही 1 से 30 तक प्रश्न होगा और इसके बाद आपके भाषा का हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन जो होंगे वह 31 से 60 तक का होगा और इसके बाद आपका एसएसटी का जो सब्जेक्ट होगा उसका क्वेश्चन 61 से होगा, जिसमें 10 नंबर इसी में इंक्लूड रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन इसी में रहेंगे आपका जो कंप्यूटर से होगा। यानी कि टोटल आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन होगा और इसी 120 क्वेश्चन को आपको लगाना है। और हम आपको पहले भी बताएं और फिर से बता रहे हैं कि किसी भी एग्जाम को पास करने का मूल मंत्र आपका प्रैक्टिस सेट ही है, अन्यथा आपकी टैलेंटता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आपकी रिटेन, आपकी प्रैक्टिस, आपके समय का बचत करने का तरीका ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आज हम लोग सबसे पहले एसएसटी के कुछ प्रश्नों को करेंगे। इसी में कहीं कहीं बीच बीच में हम लोग का कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न मिलेगा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? यह केट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। और आपको हम बता दें कि जो आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर एक बार मिस्टेक किए तो थोड़ा अस्थिर हो जाइएगा कि आपको भी एक्सपायरी और उम्र सीमा पार होने के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं, यह झारखंड है और यहाँ पर लोगों को 60 वर्ष पूरने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, तो ऐसा आप मौका ना दें। आप तैयारी करिए ताकि आपको फिर से 5 साल की तैयारी ना करना पड़े। और जो भी व्यक्ति अभी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं वह कोई 20-22 साल का लड़का नहीं है, उनका उम्र 20-22 साल नहीं हो रहा होगा। जो भी हम लोग जेटेट को दे रहे हैं लगभग सभी का उम्र 30, 35, 45 इस एवरेज में है। सोचने वाली बात है, यहां तक जो पहुंच गए हैं वह पक्का मिस्टेक हुआ है उनको से कि वे 2012 और 16 में चूक गए हैं। चूकिएगा मत, बातें ज्यादा नहीं, आइए क्लास पर चलते हैं। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो ये प्रश्न पहले भी आया था और ये राउंडिंग प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो आ जाते हैं वो बार बार आते रहते हैं। तो समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र पर बजाया दिखाया गया था? तो वह ऑप्शन का हो जाएगा आपका A3, यानी बीना पर दिखाया गया था। वह स्थान जहां के स्त्री पुरुष ने गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सबसे पहले सीखा, वह जगह कौन सा था? वह स्थान, वह जगह कौन सा है जहां स्त्री पुरुष ने गेहूं, जौ उगाना सीखा और भेड़ बकरी पालना सीखा? वह जगह कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, मेहरगढ़ है, कुलडीहवा है कि चिरांद है? अब बताइए वह जगह कौन सा है जिस पर इन्होंने सबसे पहले गेहूं उगाना सीखा था? तो आपका कौन सा आंसर आएगा? हाँ सही है, मेहरगढ़। कौन सा जगह है वो? मेहरगढ़, जहां स्त्री पुरुष ने गेहूं उगाना, जौ उगाना, बकरी पालन करना, है ना, ये सब सीखा था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अशोक के धम्म के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य बताना है, निगेटिव क्वेश्चन के आंसर भी निगेटिव देना है। क्या असत्य है ना?
तो अशोक जो धम्म निकाले थे, नौकरियों से सद्व्यवहार, लोगों को नैतिक उत्थान, विशिष्ट देवता की पूजा या माता पिता एवं गुरुजनों का आदर, है ना। तो अशोक के धम्म में क्या असत्य थे? नौकरों से सद्व्यवहार, लोगों का नैतिक उत्थान, विशिष्ट देवता की पूजा या माता पिता एवं गुरुजनों का आदर। तो कौन सा हो जाएगा 63 का? सही है, विशिष्ट देवता का पूजा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, है ना, कहा था कि सद्व्यवहार होना चाहिए, नैतिक उत्थान होना चाहिए, गुरुजनों का आदर होना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि विशिष्ट देवता का पूजा होना चाहिए। ठीक है, कौन सा मानना शुरू कर दिए थे? बौद्ध धर्म मानना शुरू कर दिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 64, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? दिख रहा है? आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? मजदूरों को वर्दी न देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, या मजदूरों को तयपूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 64, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? मजदूरों को वर्दी न देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, मजदूरों को तयपूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। क्या होगा? सही है, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरतों के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना आकस्मिक रोजगार है। मतलब आकस्मिक रोजगार आपको जब हमको जरूरत है तब हम आपको यूज करेंगे, और हमको जरूरत पूरा हो गया तो हम आपको यूज नहीं करेंगे। नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, हम आपको नियुक्ति कर रहे हैं तो जब तक हमको जरूरत है तब तक हम आपको अपने काम पर रखेंगे, और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम आपको काम से हटा सकते हैं। यह कैसा हो गया? आकस्मिक रोजगार हो गया, अपॉर्चुनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। हरिसेन ने गौतमी पुत्र को सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। दक्षिणापथ में 9 शासक थे। एहोल पालवों की राजधानी थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो हरिसेन ने गौतमी पुत्र की सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी? नहीं, ये हरिसेन नहीं थे। आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। दक्षिणापथ के 9 शासक थे। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। चोल काल में सालभोग नामक भूमि किस परियोजना हेतु दी जाती थी? चोल काल में सालभोग नामक भूमि किस परियोजना हेतु दी जाती थी? ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय की रख रखाव के लिए भूमि, की जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। चोल काल में सालभोग नामक भूमि किस परियोजना के लिए दी जाती थी, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? सही है, किसी विद्यालय की रख रखाव के लिए, किसी विद्यालय की रख रखाव के लिए ना जो भूमि है वही क्या था? चोल काल में सालभोग था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 67। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश
धम्र चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था धम्र चक्र का, कि धर्म चक्र ऐसा होना चाहिए, है ना? तो कुशीनगर में, बोध गया में, सारनाथ में कि श्रावस्ती में? बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? हाँ सही है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी 3 ना। 68, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु कौन सा कदम नहीं उठाया? कौन सा कदम नहीं उठाया की बात कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु कौन सा कदम नहीं उठाया, यानी 3 ऑप्शन इसमें ऐसा है कि उठाया और एक ऑप्शन है कि नहीं उठाया। दीवान ए रियासत की नियुक्ति, सहना की नियुक्ति, कीमत नियंत्रण, दीवान ए मुस्तखराज की नियुक्ति, है ना? तो कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु कौन सा कदम नहीं उठाया? तो उन्होंने दीवान व रियासत की नियुक्ति की थी, सहना की भी नियुक्ति की, कीमत का भी नियंत्रण किया, यानी वो कौन सा नहीं किए? तो यही नहीं किए थे, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, दीवान ए मुस्तखराज की नियुक्ति, है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। कह रहा है वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाए? वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाए? वे व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते थे, बहुराष्ट्रीय कंपनी की बुनकर सहकारी संस्थाएं, कौन सा सबसे ज्यादा कमाए? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाए? वे व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते थे, या बहुराष्ट्रीय कंपनी? तो सबसे अधिक लाभ कमाने वाला कौन था? बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि 69 का कौन सा हो जाएगा? 2, है ना? 70, शेर खान, शेर खान मतलब शेरशाह, है ना? शेरशाह ने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया। शेरशाह ने कौन से ऐसे 2 युद्ध थे जिसको में हुमायूं को हराया? बताइए। चौसा एवं कनौज का, सरहिंद एवं गौड़ का, कनौज एवं सरेपुल का, या चौसा एवं सरहिंद का? तो कौन सा हो जाएगा? पहला ही है ना। चौसा एवं कनौज का जो युद्ध हुआ था, उसमें ही शेरशाह ने हुमायूं को क्या किया था? हराया था, यानी चौसा एवं कनौज हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कविता सुबह 5 बजे से बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है। घर वापिस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। कविता सामना कर रही है देखभाल कार्य का, दोहरा बोझ का, गृह कार्य का, कि भुगतान के बदले कार्य का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह आपको आया हुआ प्रश्न है 2012 में। सीटेट में तो अनलिमिटेड बार आया है, 1-2 बार नहीं, अनलिमिटेड बार, है ना? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? सही बात है ना? यह कौन सा हो जाएगा? कविता एक लड़की है जो बस अड्डे पर चाय बेचती है, लेकिन वह दूर कुएं से पानी भी लाती है, खाना भी बनाती है, सफाई भी करती है, और फिर ये सारा काम करने के बाद चाय का दुकान भी खोलती है, यानी कि वह घर का भी काम कर रही है और दुकान का भी काम कर रही है, यानी कि दोहरा बोझ का काम उसके पास हो रहा है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
दूसरा। आइए क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से 78, पहले 71 होना चाहिए था, हम लोग 70 किए थे तो 71 होना चाहिए था ना। 71 पहले देख लेते हैं। प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? प्रजातंत्र की बुनियादी व्यवस्था क्या है? असमानता, खुला व्यापार, समानता या उचित प्रबंध। और सबसे अच्छी बात है जेटेट का कि बीपीएससी टीआरई 4-3 की इससे बचत है कि आपको 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन देते हैं, जो बड़ा ही परेशान करने वाली बात होता है। तो सबसे अच्छी बात है कि 4 ऑप्शन ही है और निगेटिव मार्किंग से भी बचाव है। इसके साथ 3 ऑप्शन छांटने में सुविधा भी होता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप निकाल लें, इस बार न चूके, मैं बार बार आपसे आग्रह करूंगा। तो प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है बताइए? असमानता या खुला व्यापार की समानता की उचित प्रबंध। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, है ना? प्रजातंत्र भी कह रहा है, तो प्रजातंत्र में कोई ऊंचा नीचा है क्या? किसी के साथ कुछ कर सकते हैं क्या? असमानता अपना सकते हैं क्या? खुला व्यापार, उचित प्रबंध, है ना? तो सिर्फ व्यापार ही खुला है? नहीं, सब कुछ समानता है ना। तो प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? समानता। सबसे पहले सबको एक समान करो, सुमिलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, सुमिलित कीजिए। और ऐसा प्रश्न आपका एकदम परफेक्ट रहेगा, इसमें नो डाउट वाली बात है। आपका प्रश्न रहेगा और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कहता है कि दीवान टीपू सुल्तान, शेर मैसूर, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, रानी चेन्नम्मा, सियाप और सिपाही अंग्रेज विद्रोह विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। और ऐसे प्रश्न न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो कह रहा है कि दीवानी, दीवानी कहाँ होता था? तो भू राजस्व जो हम लोग वसूलते थे, मतलब जो वसूलता था उसी को क्या कहते थे? दीवानी कहते थे। दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, है ना। फिर इसके बाद अगर कह रहा है कि शेरे मैसूर किसका नाम था? टीपू सुल्तान का। और रानी, अब देखिए 2 प्रश्न से ही आपको लगभग मिल जाएगा। ए का 2, ए का 1 ये होगा नहीं, ए का 2 ये होगा, है ना। ए का 4 ये होगा नहीं। चलिए पहले ऑप्शन से ही टकर गया, शेर टीपू सुल्तान, बी का 1, है ना, ठीक है। सी का रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा किसके साथ हो जाएंगे? अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व की थी। और डी का कौन सा हो जाएगा? सिपाही। तो आप 1-2 भी अगर आप मिला लेते हैं, शेरे मैसूर भी अगर आप मिला लेते टीपू सुल्तान को, तो आपका आंसर सटीक हो जाता, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या नहीं हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद क्या नहीं हुआ, ये आपको बताना है। कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए, ये तो हुआ, ये तो हुआ। एक सलाहकारी संस्था इंडिया काउंसिल की नियुक्ति की गई। सेना में अवध के लोगों की वरीयता दी गई। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। क्या नहीं हुआ? सेना में अवध के लोगों की वरीयता दी गई, यही नहीं हुआ, है ना। 1857 के बाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इन लोग को निकाला गया था, अवध के जितने भी सेना थे उन लोग को क्या कर दिया गया? वो यहाँ बोलता है वरीयता दी गई, और यहाँ क्या होगा? इन लोग को
हटाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, जमींदार एवं महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व या अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, है ना। तो क्या होगा इसका? 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का प्रयास किया गया था। तो यह प्रयास था उनका कि दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा करना, सबका रक्षा करना, चाहे कोई भी जात हो, नीची जातियों को क्या करना? रक्षा करना। ये सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फुले का था उसमें यही बात कही गई थी। ठीक है, जाति प्रथा पर भी आक्रमण करने को वो लोग थे, लेकिन उनका सबसे बेसिक का नाम था कि नीची जातियों को भी रक्षा होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था, कह रहा है कि गांधी जी ने कौन से ऐसे विदेशी पत्रकार थे जिसको अपने दांडी मार्च के समय जब वो कर रहे थे तो साबरमती आश्रम में किसको ठहराए थे? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो कौन थे वो? रिचर्ड गर्ग थे, वेब मिलर थे, कि करबाई पेज थे, कि लुई फिशर थे? तो गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को रखा था उनका नाम क्या था? वेब मिलर था। क्या था? वेब मिलर, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। क्षुद्रग्राही निम्नलिखित में से किसके बीच है? क्षुद्रग्राही निम्नलिखित में से किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो क्षुद्रग्राही निम्नलिखित में से किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है, पृथ्वी और मंगल के बीच में है, कि बृहस्पति और शनि के बीच में है, कि शनि और यूरेनस के बीच में है? तो यह 1 नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्षुद्रग्राही कहाँ होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। यही वाला प्रश्न हम लोग यहाँ किए थे ना। सही है। तो वह क्या है? घर का भी काम कर रही है और दुकान का भी काम कर रही है, तो उसका बोझ कैसा पड़ रहा है? दोहरा बोझ हो रहा है, इसलिए इसका दोहरा बोझ करेंगे। आइए 78 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों को सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? कह रहा है आपको कि कौन सा अधिकार का हनन होगा, यानी ये पॉलिटिकल का सवाल है आपका और अधिकार क्षेत्र का सवाल है ना। तो 6 जो अधिकार हैं उसमें आपसे कह रहा है कि अगर जैन समुदाय के लोगों को एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति अगर नहीं दी जा रही है तो जैन लोगों के साथ कौन सा अधिकार का हनन हो जाएगा? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में है और अगर नहीं दिया जा रहा है उसको खोलने का अधिकार, तो किसका हनन होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 79। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है?
कौन सा होगा? तो क्षोभ मंडल में, हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं और सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में, है ना। हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल का तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 79 का पहला ही हो जाएगा ना। आइए 79 के बाद हम लोग 80 प्रश्न करते हैं। प्रश्न 80 देखिए, कहता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार, सरकार को संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अपने शक्ति को बढ़ाने का अधिकार, या नागरिकों का संविधान में नए प्रावधानों को जोड़ने की मांग करने का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार में क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो संवैधानिक उपचार से क्या अभिप्राय है? तो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों को हनन होने पर, है ना, वह कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं, न्यायालय में अपील करने का अधिकार है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों या हो रहा क्यों है। तो यह किसको बोलते हैं? संवैधानिक उपचार। तो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों को हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार की क्या कहलाता है? संवैधानिक अधिकार कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 प्रश्न आपका सुमेलित है और एक प्रश्न आपका सुमेलित नहीं है, उसी को आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सिंहभूम जो झारखंड का है वह लौह अयस्क है, रानीगंज पश्चिम बंग का जो कोयला है, कटनी मध्य प्रदेश सीमेंट का है, और गुंटूर आंध्र प्रदेश चूड़ियां का है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है ना। तो सिंहभूम लौह अयस्क तो सही है, रानीगंज पश्चिम बंग कोयला के लिए भी जाना जाता है, कटनी जो है मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए है, आंध्र प्रदेश जो चूड़ियां जो गुंटूर है यह नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? नहीं है कि ऑप्शन नहीं ही है बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 81 का 4, है ना। 81 का 4। यह किस लिए जाना जाता है गुंटूर? तंबाकू खैनी के लिए जाना जाता है ना। और किस लिए जाना जाता है? लाल मिर्चा के लिए जाना जाता है, कपास के लिए जाना जाता है। तो यहाँ किसके लिए दे दिया है? चूड़ियों के लिए दे दिया है। यह बंगाल हो सकता था लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश दिया है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच विवादों को शामिल किया जाता है ना। सर्वोच्च न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों को शामिल किया जाता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार या अवशिष्ट क्षेत्राधिकार। तो 82 का कौन सा सही हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच के विवादों को ठीक किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। तो वह किसके? अपील, सलाहकारी, अवशिष्ट या प्रारंभिक। शुरुआती मैटर से ही उसको किया जाता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से इस विवाद को शामिल किया जाता है और उसके अंतर्गत ही राज्य और केंद्र के बीच को खत्म किया जाता है ना। तो 82 का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कहता है सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। यानी सेंटेंस को पूरा करना है आपको, सबसे उचित लेते हुए ना, क्या सही होना चाहिए।
सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम को प्रयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दिशाएं निश्चित करने के लिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के अंतर्गत अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं विषयों के बीच अंतः संबंध तथा अंतः निर्भरता का निर्देशन करने के लिए या कक्षा को अधिक सजग और क्रियाशील बनाने के लिए। यह एक तरह से आपका सीडीपी में चला जाएगा। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग उसके बीच अंतर संबंध और अंतर निर्भरता का निर्देशन के लिए करते हैं ना। विषयों के बीच क्या चल रहा है उसका अंतर संबंध और अंतर निर्भरता के निर्देशन के लिए करते हैं। यानी 83 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। कह रहा है एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है। कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ना, कक्षा के अनुशासन संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, स्कूल प्रबंधन और छात्र के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने की युक्त परख अवसर प्रदान करना। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका। आप एक शिक्षक हैं तो आप एक साधन हैं, न कि आप क्लास का हीरो, है ना, कि आप बच्चा को जब चाहे पीट सकते हैं। सरकार पर आपको सरकार छोड़ा है आपको पढ़ाने के लिए, तो आप सरकार पर क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा। स्वतंत्र रूपी कहने की युक्तिपूर्वक अवसर प्रदान करना। बच्चे की आप राय जानिए, वो भी कैसे, स्वतंत्रता पूर्वक कि वह क्या चाहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। कहता है किलपैट्रिक के अनुसार निम्न में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र के कल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। किलपैट्रिक जो है, जो हमारे विद्वान हैं, उनके अनुसार वह शिक्षण विधि को लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि क्या बताया है। प्रोजेक्ट विधि बताया है कि खेल विधि बताया है कि समस्या समाधान विधि बताया है कि खोजबीन विधि बताया है, बताइए। तो किलपैट्रिक जो है वह क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट विधि सबसे अच्छी विधि होता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट विधि, पहला ही ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। 86 कहता है विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। विभाजन के बारे में आपको बताना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा। दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें चित्र, या गद्दर एक प्रेम कथा चलचित्र फिल्म, या ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास नॉवल, की तमस कहानी का उदाहरण। कौन सा सही होगा आपके लिए। तो हम गद्दर फिल्म दिखा के करेंगे, हम लोग फिल्म दिखाएंगे। चलचित्र मतलब खाता है फिल्म, सनी देओल वाला। गद्दर प्रेम कथा नहीं, दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें और चित्र जो है विभाजन विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होगा ना। तो 86 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए 87 को करते हैं। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते समय अध्यापिका ने छात्राओं को
विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला के में बहने वाले नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करे, है ना। तो वो कह रही हैं कि वो पढ़ा रही है क्या से, नक्शा से। तो नक्शा से जब पढ़ा रही हैं तो वह क्या चाहती हैं, भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए दीपिका छात्र को विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बहने वाले नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने के लिए कहा। तो निम्नलिखित में से वह कौन नदी को चित्र बनाना चाहती हैं, तो वह चाहती हैं कि बच्चा किसका बनाए। जब भारत के नक्शा कुछ इस तरह से है और जब इसमें पढ़ा रहे हैं तो वह चाहती हैं कि नर्मदा और किसकी बनाए, ताप्ती का बनाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 86, 87, 88 करते हैं। कहता है संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। सांसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। अधिक से अधिक 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 माह, अधिक से अधिक 6 माह के अनिश्चित काल तक। तो संसद के मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनिश्चित काल तक। कब तक, अनिश्चित काल तक, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में कथन 1 व 2 दोनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कहता है यह प्रश्न आपको छोड़ेगा नहीं, आपको चाहे जो भी स्थिति रहे यह प्रश्न आपको सॉल्व करना है, मतलब करना है। ठीक, सामाजिक विज्ञान कक्षा के संदर्भ में 2 कथन है और दोनों कथन पढ़ना है। बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानना और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। बच्चे को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। सेंटेंस आपको नहीं लग रहा है कि गड़बड़ है, कभी दूर रखना चाहिए, कभी दूर नहीं रखना चाहिए, है ना। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म है। कहता है शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो दिन संघर्ष मीडिया में निपटा दिए गया हो, जिन पर बहस और चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। तो मीडिया में निपटा दिया गया है, उस पर बातचीत हो गया है, वो बहस और जो चर्चा हुआ उसको हम लोग कक्षा में ला सकते हैं, बात को बिल्कुल ला सकते हैं, ताकि समझ में आएगा कि कौन क्या कहा और इसका अंत रिजल्ट क्या हुआ। तो आइए, पहला हमारे लिए गलत था, दूसरा सही है। ऑप्शन चेक करते हैं क्या कहता है। कह रहा है 1 सही है और 2 गलत है, ये जस्ट उल्टा कह दिया, ये होगा नहीं। 1 गलत है और 2 सही है, हाँ यही होगा। कह रहा है 1 और 2 दोनों गलत है, ना दोनों गलत नहीं है। 1 और 2 दोनों सही है, ना दोनों सही नहीं है, यानी कौन सा हो जाएगा, 1 गलत है और 2 सही है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दूसरा। आइए 90 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। मान ले कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं। मान ले कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक होगा। श्रमिकों में आंकड़े एकत्रित करना, वेतन पर सरकारी विवरण, कि श्रम कानून संहिता, की उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। कौन सा सबसे सही उपयुक्त हो सकता है, वही आपको बताना है। तो अगर आप बच्चा को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा सही होगा, वेतन पर सरकारी विवरण, उपभोक्ता व्यय का संरक्षण, श्रम कानून संहिता के श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित कर। तो कौन सा सही हो जाएगा, श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित कर। 90 का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं।
प्राचीन भारत को किस काल को स्वर्ण युग माना जाता है? प्राचीन काल के किस काल को स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य काल को, कुषाण काल को, चोल काल को कि गुप्त काल को? कौन सा ऐसा काल था जिसको स्वर्ण युग माना जाता है? तो कौन सा वह काल था? वह गुप्त काल था। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, गुप्त काल, है ना। गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता था। आइए, किस देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? मैंने किसी देश का सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर पूरे जीवन भर कोई वोट नहीं होता है ना, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो जो राजा का चल रहा है वो चलता रहेगा, तो आप उसको अराजकतावाद कहिएगा कि सत्तावादी कहिएगा कि राजाशाही कहिएगा कि लोकतंत्र कहिएगा? तो राजाशाही कहेंगे ना। और जब चुनाव होने लगेगा तब क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 93। कहता है भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्न में से किसकी सलाह ले सकता है? निचले सदन के अध्यक्ष की, कि मुख्य न्यायाधीश की, कि प्रधानमंत्री की, कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करना चाहता है, तो किसका सलाह लेगा? तो प्रधानमंत्री के लेगा, है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? 93 का ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संसद प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करना चाहती है, तो किसका सलाह लेगा? वह प्रधानमंत्री का सलाह लेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या भूमि सुधार? तो निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। कहता है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है? मतलब इसमें ऐसा कौन सा ग्रह है जो अन्य ग्रहों से विशिष्ट है, आपको बताना है। तो शनि, बृहस्पति, यूरेनस की नेपच्यून अन्य ग्रहों से विशिष्ट है। तो सब ग्रह तो अपने आप में विशिष्ट ही है, लेकिन उसमें भी ज्यादा विशिष्ट कौन सा हो जाएगा? तो यूरेनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? यूरेनस। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाले सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? कह रहा है कि कौन सा आलोचनात्मक चिंतन है जो सबसे अच्छा दर्शाता है। छात्र केवल शैक्षणिक, केवल वाला वर्ड के बाद आगे नहीं पढ़िए, ये आपको कभी काम नहीं करेगा। छात्र को प्रश्नकाल के समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है। छात्र में चर्चा किए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना या शिक्षक को विशिष्ट पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए, है ना। मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? छात्र केवल, अच्छा यहां से विकल्प भी चुनना है ना। तो यहां बताना है
कि कौन कौन सा विकल्प लेके सही होगा, ये आपको बताना है 96 में। तो आपने छात्र केवल एक वाला होगा नहीं, और जहां जहां एक वाला होगा पहले वही ऑप्शन हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, है ना। 96 का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे चले, चलिए 97 कहता है निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने खुदाई के दौरान लोथल की खोज की थी। जो खुदाई हो रहा था उस समय लोथल की खोज करने वाले कौन थे, है ना। तो एस आर राव थे कि मकाय थे कि एस आर बिष्ट थे कि जेपी जोशी थे। तो एम एस राव थे जो खुदाई के दौरान लोथल का किए थे, खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। 98 वायुमंडल को निम्न गैस में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च संघनता वाली है। मतलब नाइट्रोजन के बाद उससे भी ज्यादा सघन वाला कौन सा वायुमंडल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये बताना है आपको। तो नाइट्रोजन के बाद सघन वाला किसका होगा, ऑक्सीजन का ही होगा, ओ, है ना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए 99 करते हैं। कह रहा है मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र की गतिविधियों को आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। मौसम वैज्ञानिक जो है वह किस क्षेत्र की गतिविधि से मौसम का अनुमान लगाते हैं। क्षोभ मंडल का, तापमंडल का, आयन मंडल का कि बहिर्मंडल का। ये क्वेश्चन हम आपको उसी टाइम बताए थे कि मौसम से संबंधित सारी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल को ही देख करके मौसम वैज्ञानिक जो है मौसम का अंदाज लगाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है। गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है। कोई भी जो 18 साल या उससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है। कोई भी जो 21 साल से अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है। या एक ग्राम सभा केवल एक ही गांव होता है। कौन सा सही हो जाएगा। तो जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वह ग्राम सभा का क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक सदस्य है वो, है ना। तो 21 साल नहीं 18 साल से ही, वोट भी इतने ही साल से पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 100 का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 101 प्रश्न को आप अपने से आंसर देंगे। आज का क्लास बहुत लंबा हो रहा है इसलिए क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, है ना। इसका ऑप्शन आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको हम बता दें कि यदि आपको प्रैक्टिस सेट करना है और जेटेड की किसी भी तरह की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करने का व्यवस्था ले सकते हैं। उससे पहले आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है SM क्लास 1111। वहां से डाउनलोड करने के बाद आप अपने नाम, नंबर, OTP से रजिस्टर्ड करिए और वहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं जेटेड क्लास का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।